हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू योर अवर चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो हिंदी की प्रमुख संस्थाएं एवं पत्र पत्रिकाएं सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला। तो स्टूडेंट्स, अब एग्जाम है दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीजें आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुल्ली सिलेक्ट किए हैं। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ स्टूडेंट, इस वीडियो में एक स्पेशल गिववे भी आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स, और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिववे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री है आपके लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 45 रुपीज पड़ता है, एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपये पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स लेना चाहता है तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट्स के 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट्स का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स आपको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना है गिवे नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारे बीए प्रोग्राम का 5th सेमेस्टर की हिंदी की प्रमुख संस्थाएं एवं पत्र पत्रिकाएं सब्जेक्ट, जो कि हमारा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि डीएसई का सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपके ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट्स को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो रेडी, लेट्स बिगिन। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन एंड आंसर रहने वाले हैं, इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारा जो ये पीडीएफ रहने वाला है इसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो जो ये 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें हमने एक ही क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से या इस टाइप से या इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आपको यही आंसर लिखना है, यही आंसर आपके दोनों क्वेश्चंस के लिए इनफ होगा। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है, हिंदी की आरंभिक संस्थाओं का परिचय देते हुए उनके योगदान पर प्रकाश डालिए। यहीं पर हमसे अथवा करके पूछा गया है, हिंदी की स्वतंत्रोत्तर संस्थाओं का परिचय देते हुए इन संस्थाओं के महत्व का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमसे प्रारंभिक संस्थाएं के बारे में पूछा गया और उनके योगदान के बारे में, और ऐसे ही स्वतंत्रता के बाद की संस्थाओं के बारे में और उनके महत्व के बारे में पूछा गया है। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं।
तो भूमिका में हम देखेंगे हिंदी भाषा का विकास केवल साहित्यकारों के प्रयासों से ही नहीं बल्कि विभिन्न संस्थाओं ने भी इनके प्रचार प्रसार मानकीकरण अध्ययन अध्यापन तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हिंदी भाषा का विकास कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं है, ये एक लंबी यात्रा रही है। तो शुरुआती दौर में हिंदी को न तो सरकारी मान्यता मिली थी और न ही शिक्षा संस्थानों में सम्मान। तो स्टूडेंट उस समय अंग्रेजी और फारसी भाषा का दबदबा था, तो हिंदी को कम पढ़े लिखों की भाषा भी समझा जाता था। तो तभी कुछ हिंदी प्रेमी विद्वानों और संस्थाओं ने बीड़ा उठाया कि हिंदी सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं बल्कि साहित्य शिक्षा और राष्ट्र की भाषा बनेगी। तो यहीं से जन्म होता है हमारा हिंदी की आरंभिक काल की संस्थाओं का, और आजादी के बाद जो ये सहयोग था ये सरकार के सहयोग से शुरू होता है, जिसे हम स्वतंत्रता काल की संस्थाओं का दौर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार दोनों ही जो कालों की संस्थाएं हैं वे हिंदी के विकास में पूरक सिद्ध हुई है। तो यही था हमारा एक छोटी सी भूमिका। भूमिका के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम बात कर लेते हैं हमारे हिंदी के आरंभिक संस्थाएं एवं उनके योगदान को लेकर। तो चलिए अब कहानी के पहले अध्याय पर आते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा नागरी प्रचारिणी सभा। तो स्थापना हिंदी और निगरी देवनागरी लिपि के प्रचार के उद्देश्य से की गई थी। तो कल्पना कीजिए स्टूडेंट, अगर हिंदी अलग अलग लिपियों में लिखी जाती रहती तो क्या आज यह इतनी संगठित होती। तो जो हमारी नागरी प्रचारिणी सभा थी उसने देवनागरी लिपि को मानक रूप दिलवाया, साथ ही इसने हिंदी साहित्य का संग्रह किया और शोध और प्रकाशन को भी बढ़ावा दिया। तो स्टूडेंट जो हमारी नागरिक प्रचारिणी सभा थी इसने ही स्कूलों और कॉलेजों तक हिंदी को पहुंचाया। तो उदाहरण अगर आप देखें, आज जो हिंदी की किताबें शब्दकोश और शोध ग्रंथ हमें मिलते हैं उसकी नींव हमारी नागरिक प्रचारिणी सभा में ही रखी गई थी। तो यही थी हमारी नागरिक प्रचारिणी सभा। इसके बाद सेकंड हमारा आता है हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो हिंदी भाषा और साहित्य के विकास हेतु संगठित प्रयास किए। तो अब आते हैं उस मंच पर जहां हिंदी को राष्ट्रीय पहचान मिली। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो था उसने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन चलाया, साथ ही कवियों और लेखकों को मंच प्रदान किया, हिंदी को जन जन से जोड़ा और राष्ट्रीय चेतना को भाषा से जोड़ा। तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो संस्थाएं थी इसने ही हिंदी को जन आंदोलन की भाषा बना रखा था। तो यही था हमारा हिंदी साहित्य सम्मेलन। थर्ड हमारा आता है भारतीय ज्ञानपीठ यानी कि प्रारंभिक योगदान के संदर्भ में। तो हिंदी साहित्य भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य को सम्मानित किया। तो ये संस्था सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं रही लेकिन इसने हिंदी साहित्य को गुणवत्ता और सम्मान दिया। तो स्टूडेंट इसने ही श्रेष्ठ साहित्य को पुरस्कार दिया, साथ ही साहित्यिक गुणवत्ता और सृजनशीलता को प्रोत्साहन मिला। तो रचनात्मक लेखन को भी इसने प्रोत्साहन दिया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ने हिंदी साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई। तो स्टूडेंट इन आरंभिक संस्थाओं ने हिंदी को सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि जो हमारी राष्ट्रीय चेतना है उसका भी एक माध्यम बनाया। तो यही था हमारा हिंदी की आरंभिक संस्थाएं एवं उनका योगदान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हिंदी की स्वतंत्रोत्तर संस्थाएं एवं उनके महत्व को लेकर। तो अब कहानी का दूसरा अध्याय कि आजादी के बाद के भारत में कौन कौन सी संस्थाएं आई थी। तो अब सवाल था कि हिंदी को सरकारी और प्रशासनिक भाषा कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए सबसे पहला आया केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग और प्रसार को बढ़ावा दिया। तो यहाँ से हिंदी जो थी उसने सरकारी दफ्तरों में कदम रखा, तो सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ा, साथ ही प्रशासनिक शब्दावली का निर्माण किया गया और कर्मचारियों को जो प्रशिक्षण है वो भी हिंदी के माध्यम से ही किया गया। तो आज जो सरकारी फाइलें नोटशीट और आदेश आप हिंदी में देखते हैं वह इसी संस्था की एक देन है। तो यही था केंद्रीय हिंदी निदेशालय। सेकंड हमारा आता है केंद्रीय हिंदी संस्थान। तो हिंदी शिक्षण और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बना। तो अब शिक्षा की बारी आते हैं स्टूडेंट। तो जो शिक्षा था उसमें इस संस्थान ने हिंदी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया, साथ ही देश विदेश में हिंदी पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम बनाए। तो अध्यापकों के प्रशिक्षण द्वारा हिंदी शिक्षा को भी सुदृढ़ किया गया। तो आज विदेशों में हिंदी पढ़ाई जाती है तो उसके पीछे यही संस्थान हमारा खड़ा हुआ है। तो यही था हमारा केंद्रीय हिंदी संस्थान। थर्ड हमारा आता है साहित्य अकादमी। तो हिंदी साहित्य के सर्जन और आलोचना को प्रोत्साहित, साहित्यकारों को पुरस्कार देकर साहित्यिक चेतना को बल दिया गया।
तो ये जो संस्था है ये हिंदी साहित्य की आत्मा मानी जाती है, क्योंकि ये लेखकों को पुरस्कार देती है, साथ ही ये आलोचना और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। तो विविध भाषाओं के बीच जो साहित्यिक समन्वय है वो भी यही स्थापित करती है। तो आज एक लेखक का जो सपना है वो होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करना। तो इसीलिए साहित्य अकादमी भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। फोर्थ हमारा आता है राष्ट्रभाषा प्रचार समितियां। तो हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। तो इनका लक्ष्य सीधा था हिंदी को आम आदमी की भाषा बनाना। तो स्टूडेंट उन्होंने साक्षरता अभियान चलाए, जन जागरूकता अभियान चलाए और भाषा एकता को बढ़ाया। स्वतंत्रता संस्थाओं ने हिंदी को राष्ट्रीय जीवन की भाषा बनाते हुए शिक्षा, प्रशासन और संस्कृति से जोड़ा। तो स्टूडेंट यही था हमारा हिंदी की स्वतंत्रोत्तर संस्थाएं एवं उनका महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि हिंदी के आरंभिक और स्वतंत्रोत्तर जो संस्था थी उन्होंने मिलकर ही हिंदी भाषा को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। तो आरंभिक संस्थाओं ने तो हिंदी को पहचान दी, लेकिन जो हमारी स्वतंत्रता संस्थाएं थी उन्होंने उसे मजबूती दी। तो स्टूडेंट इन दोनों के जो संयुक्त प्रयास से इससे ही हमारा जो हिंदी है वो आज साहित्य की भाषा है, शिक्षा की भाषा है और साथ ही प्रशासन की भाषा है। तो स्टूडेंट सबसे जरूरी है इसमें कि ये हमारी जन जन की भाषा है। तो हिंदी सिर्फ आज शब्दों का समूह नहीं बल्कि जो भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय आत्मा है वो भी मानी जाती है। तो ये हमारे राष्ट्र की सांस्कृतिक और प्रशासनिक चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति भी बनी। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है हिंदी के विकास में प्रमुख पत्रकारों के योगदान का वर्णन कीजिए, अथवा हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो स्टूडेंट हमें इसमें दो चीज बतानी है, पत्रकारों के योगदान और विशेषकर हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का योगदान। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो भूमिका में हम देख लेते हैं कि हिंदी भाषा के विकास में पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। तो स्टूडेंट जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब आम जनता तक बात पहुंचने का जो सबसे ताकतवर माध्यम था वो था हमारा पत्रकारिता। तो पत्रकारिता ने ही जन सामान्य की भाषा बनाया, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना के प्रसार का माध्यम बनी। तो स्टूडेंट समस्या ये थी कि अखबारों की जो भाषा थी वो आम जनता की नहीं थी। तो तभी हिंदी पत्रकारिता सामने आती है और हिंदी को जनभाषा वो बना देती है। तो विशेष रूप से भारतेंदु युग में हिंदू पत्रकारिता को नई दिशा और उद्देश्य प्राप्त हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा अन्य प्रमुख पत्रकारों ने हिंदी पत्रकारिता को साहित्य, समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा। तो भारतेंदु युग से लेकर द्विवेदी युग तक पत्रकारों ने हिंदी को सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि आंदोलन बना दिया। तो यही था हमारा एक छोटा सा भूमिका। भूमिका के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो डिस्कस कर लेते हैं वो हम कर लेते हैं हिंदी पत्रकारिता के विकास में प्रमुख पत्रकारों के योगदान के बारे में। तो चलिए प्रमुख पत्रकारों के योगदान देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो योगदान रहने वाला है वो रहने वाला है राजा राममोहन राय जी का। तो राजा राममोहन राय जी का इतना महत्वपूर्ण योगदान क्यों है उसको समझ लेते हैं। तो हिंदी पत्रकारिता के प्रारंभिक प्रेरक माने जाते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे राजा राममोहन राय जी थे, हालांकि उन्हें मुख्यतः बंगाली पत्रकार माना जाता था, लेकिन हिंदी पत्रकारिता को दिशा देने में भी उनका बहुत ही बड़ा योगदान था। तो सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लेखन किया, जन जागरण और सुधारवादी विचारों को बढ़ावा दिया। तो उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लेखन किया, सती प्रथा, अंधविश्वास, इन सभी पर उन्होंने प्रहार किया। साथ ही उन्होंने जन जागरण का कार्य किया। तो आज जो मीडिया सामाजिक मुद्दों पर बोलता है उसकी नींव हमारी राजा राममोहन राय जी ने ही रखी थी। तो यही था हमारा राजा राममोहन राय। सेकंड हमारा आता है बाल मुकुंद गुप्त। तो बाल मुकुंद गुप्त जी का क्या योगदान है उसको देख लेते हैं। तो व्यंग्यात्मक लेखन द्वारा सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों पर प्रहार किया। तो अब आते हैं व्यंग्य की ताकत पर। तो स्टूडेंट बाल मुकुंद जी ने व्यंग्यात्मक लेखन किया, साथ ही सत्ता और समाज की विसंगतियों पर चोट लगाई और सरल और प्रभावशाली हिंदी गद्य को उन्होंने विकसित किया। तो जहां सीधी बात कहना मना था वहां पर बाल मुकुंद गुप्त व्यंग में सच कह जाते थे। तो यही था हमारे बाल मुकुंद गुप्त जी का योगदान। इसके बाद थर्ड हमारे आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब हम बात कर लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में।
तो भाषा की शुद्धता और मानक रूप को स्थापित किया, हिंदी पत्रकारिता को गंभीर वैचारिक आधार प्रदान किया। तो स्टूडेंट, अगर हिंदी आज शुद्ध और मानक है तो उसके पीछे सबसे बड़ा नाम है हमारे द्विवेदी जी का। तो उन्होंने ही भाषा की शुद्धता, विचारों की गंभीरता और पत्रकारिता को एक वैचारिक आधार प्रदान किया। तो आज जो हम कहते हैं कि मानक हिंदी, उसकी नींव जो है वो हमारे द्विवेदी युग में ही पड़ी थी और हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही रखी थी। तो इन पत्रकारों को केवल सूचना की भाषा ही नहीं बल्कि विचार और चेतना का भाषा भी बनाया गया है। तो स्टूडेंट, ये जो पत्रकार थे, इन्होंने हिंदी को सिर्फ सूचना की भाषा ही नहीं बल्कि विचार और चेतना की भाषा भी बना दिया है। तो यही थे हमारे कुछ पत्रकार जिनका हिंदी पत्रकारिता के विकास में योगदान था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हिंदी पत्रकारिता में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का योगदान। तो अब आते हैं हम कहानी के नायक पर, जो कि है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो उनके योगदान को एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो योगदान आता है स्टूडेंट, वो आता है पत्रकारिता का उद्देश्य निर्धारण। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी पत्रकारिता का प्रवर्तक माना जाता है। तो स्टूडेंट, जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, वे हिंदी पत्रकारिता के प्रवर्तक या पिता के समान माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि पत्रकारिता मनोरंजन नहीं, समाज सुधार का माध्यम है। तो पत्रकारिता को समाज सुधार और राष्ट्र जागरण का साधन उन्होंने बनाया। उन्होंने समाज सुधार, राष्ट्र जागरण, जनता की आवाज, सब चीजों को एक पत्र में एकत्रित किया। इसके बाद सेकंड हमारा आता है पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। तो हिंदी भाषा में पत्रिकाओं का संपादन एवं प्रकाशन किया। तो स्टूडेंट, भारतेंदु जी ने ही खुद पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उसमें उन्होंने साहित्य, समाज, राजनीति, सभी विषयों को प्रमुखता दी। तो उनकी जो पत्रिकाएं है वो उस दौर का सोशल मीडिया थी जहां पर लोग विचारों से जुड़ते थे। थर्ड हमारा आता है भाषा और शैली का विकास। सरल, प्रभावपूर्ण और जनसुलभ हिंदी शैली का प्रयोग किया। तो स्टूडेंट, उनकी जो भाषा थी वो थी सरल, प्रभावपूर्ण और जनसुलभ हिंदी, जिससे कि जो उनकी बात थी वो आम जनता तक पहुंचती थी। तो उन्होंने ही हिंदी गद्य को प्रभावी और जीवंत बनाया। तो भारतेंदु से पहले जो हिंदी थी वो भारी भरकम थी, लेकिन भारतेंदु के बाद जो हिंदी थी वो आम आदमी की भाषा बन गई थी। इसके बाद फोर्थ आता है हमारा राष्ट्र चेतना का प्रसार। तो विदेशी शासन और सामाजिक बुराइयों की आलोचना की। तो स्टूडेंट, जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, उन्होंने विदेशी शासन की आलोचना करी, समाज की बुराइयों पर प्रहार किया और साथ ही जो स्वदेशी भावना थी उसका उन्होंने विकास किया। तो स्टूडेंट, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही हिंदी को पत्रकारिता को वैचारिक दृढ़ता और सामाजिक उत्तरदायित्व प्रदान किया। तो जब खुलकर बोलना अपराध था, तब हमारे जो भारतेंदु जी थे उन्होंने कलम से ही क्रांति कर दी थी। तो स्टूडेंट, यही था हमारा राष्ट्र चेतना का प्रसार। तो यही थे हमारे हिंदी पत्रकारिता में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का योगदान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो उपसंहार में हम कह सकते हैं कि हिंदी के विकास में पत्रकारिता और पत्रकारों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। तो स्टूडेंट, अगर आज हिंदी पत्रकारिता इतनी सशक्त है तो उसके पीछे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की सोच और जो अन्य पत्रकारों की कलम है, वही दोनों का इसमें योगदान है। तो जो भारतेंदु युग था स्टूडेंट, उसने हिंदू पत्रकारिता को दिशा दी, साथ ही उद्देश्य दिया और आत्मा भी प्रदान करी। तो हिंदी पत्रकारिता सिर्फ खबर ही नहीं, जनता की आवाज बन सकी। तो स्टूडेंट, इसीलिए जो हिंदी है वो जन जन तक पहुंच सके। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार। उपसंहार के बाद हाँ, हमारा जो आंसर नंबर 2 है वो भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, स्वतंत्रोत्तर हिंदी की पत्र पत्रिकाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए, अथवा कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप तथा ब्राह्मण पत्रिकाएं साहित्यिक पत्रिकाएं होते हुए भी तत्कालीन आंदोलनों के प्रति सक्रिय दिखाई देती है, कथन की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर हमसे दो चीजें पूछी गई है। फर्स्ट, स्वतंत्रता हिंदी की पत्र पत्रिकाएं, और सेकंड, जो कुछ पत्रिकाएं दिए हैं उनके बारे में बताना है कि वे तत्कालीन आंदोलनों के प्रति किस प्रकार से सक्रिय थी। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो भूमिका में हम लिखेंगे, हिंदी पत्र पत्रिकाओं का हिंदी भाषा, साहित्य और सामाजिक चेतना के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो स्टूडेंट, जो हमारी हिंदी भाषा थी वो
पत्र पत्रिकाओं का इतिहास रचती है, तो भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता इसको। तो स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी पत्रकारिता का जो क्षेत्र था वो व्यापक हुआ और पत्र पत्रिकाएं केवल सूचना का माध्यम न रहकर वैचारिक, साहित्यिक और सामाजिक आंदोलनों की वाहक बन गई। तो आजादी के बाद जब देश आजाद हुआ तो स्टूडेंट चुनौतियां खत्म नहीं हुई, बहुत सारी चुनौतियां थी, जैसे कि उनके सामने चुनौती थी लोकतंत्र को मजबूत करना, समाज को जागरूक बनाना और भाषा को जन जन तक पहुंचाना। यहाँ पर जो हिंदी पत्र पत्रिकाएं है वो सबसे सशक्त हथियार बनी। तो इसी प्रकार से हिंदी पत्र पत्रिकाओं का विकास राष्ट्र चेतना और सामाजिक परिवर्तन से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। तो यही था हमारा एक छोटी सी भूमिका। भूमिका के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग का आता है। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं हमारे मुख्य भाग की। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं अब स्वतंत्रोत्तर हिंदी पत्र पत्रिकाओं का विकास। तो अब हम देख लेते हैं स्वतंत्रोत्तर हिंदी पत्र पत्रिकाओं का विकास किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है विषय वस्तु का विस्तार। तो स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्र पत्रिकाओं में राजनीति, समाज, साहित्य, संस्कृति और अर्थव्यवस्था जैसे विषयों को स्थान मिला। तो आजादी के बाद अखबारों की दुनिया बदल गई। पहले जहां सिर्फ राजनीतिक मुद्दे होते थे, अब शामिल हुए समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्य। तो अब जो अखबार है वो सिर्फ सरकार के नहीं बल्कि जन समस्याओं और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी लिखने लगे। तो यही था हमारा विषय वस्तु का विस्तार। सेकंड हमारा आता है साहित्यिक पत्रकारों का योगदान। साहित्यिक सर्जन, आलोचना और विचारधारा को प्रोत्साहन मिला। तो स्वतंत्रोत्तर काल में जो साहित्यिक पत्रिकाएं थी वे बेहद सक्रिय रही। तो कविता, कहानी, निबंध, आलोचना, सबको जो कवि थे और जो लेखक थे उन्होंने इन सबको एक नया मंच प्रदान किया। तो नए लेखक और कवि इन्हीं पत्रिकाओं से अपनी पहचान बनाते थे। तो यही था साहित्यिक पत्रिकाओं का योगदान। थर्ड हमारा आता है राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना। स्वतंत्रोत्तर पत्रिकाओं ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सहयोग किया, सामाजिक विषमता, भ्रष्टाचार और नैतिक मूल्यों पर प्रश्न उठाए। तो ये जो पत्र पत्रिकाएं थी इन्होंने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दिया, भ्रष्टाचार पर सवाल उठाया, सामाजिक विषमता पर प्रहार किया और नैतिक मूल्यों पर चर्चा करी। तो पत्रिकाएं जो थी वे जनता की सामूहिक आवाज जब बन गई थी। तो यही था राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना। फोर्थ आता है भाषा का मानकीकरण। सरल, सहज और प्रभावी हिंदी के प्रयोग से भाषा का विकास हुआ। तो इस समय जो भाषा थी वो सरल, सहज और प्रभावशाली हिंदी रखी गई ताकि जो हिंदी है वो अब कठिन साहित्य की न रह के जनसंचार की भाषा बन जाए। तो हिंदी को जनसंचार की सशक्त भाषा भी बनाया गया। तो यही थे हमारे स्वतंत्रोत्तर हिंदी पत्र पत्रिकाओं का विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप तथा ब्राह्मण पत्रिकाओं की भूमिकाओं को लेकर। तो चलिए अब हम तीनों के भूमिकाओं को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है साहित्यिक स्वरूप। ये पत्रिकाएं साहित्यिक पत्रिकाएं थी जिनमें कविता, निबंध और आलोचना प्रकाशित होती थी। तो स्टूडेंट ये जो पत्रिकाएं थी ये सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं थे, इसमें कविता के माध्यम से समाज की बात और साथ ही निबंधों में विचारधारा और आलोचना में चेतना होती थी। तो साहित्य के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं को उन्होंने उजागर किया। तो कविता सिर्फ सौंदर्य नहीं बल्कि संघर्ष की आवाज बनी। इसके बाद सेकंड टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है तत्कालीन आंदोलनों से संबंध। तो इन पत्रिकाओं ने सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय जागरण के आंदोलनों का समर्थन किया। तो सामाजिक सुधार आंदोलन देखे आप, राष्ट्रीय जागरण देखे, विदेशी शासन की आलोचना देखे, तो ये सभी जो रीतियां थी, ये सभी हमारे जो विषय थे, ये सब अब पत्रिकाओं में आने लगे थे। तो जब सीधे विरोध पर रोक थी तब ये जो पत्रिकाएं थी इन्होंने साहित्य के जरिए विरोध किया। थर्ड हमारा आता है जन जागरण का कार्य। जनता में चेतना और आत्मसम्मान की भावना विकसित करी। तो आत्मसम्मान, चेतना, राष्ट्रीय भावना, ये सभी जो भावना थी ये हमारे जनता के अंदर विकसित करी हमारी पत्र पत्रिकाओं ने। तो साहित्य को आंदोलन का माध्यम भी बनाया गया। तो गांव गांव तक पहुंचने वाली जो ये पत्रिकाएं थी इन्होंने जनता को सोचने पर मजबूर किया। फोर्थ हमारा आता है भाषा और विचार का समन्वय। तो सरल और प्रभावशाली हिंदी में विचार प्रस्तुत किए गए, साहित्य और पत्रकारिता के बीच सेतु का कार्य किया। तो स्टूडेंट जो भाषा थी वो सरल थी लेकिन उसके जो विचार थे वो बहुत ही गहरे थे। तो यही वजह है कि जो साहित्य और पत्रकारिता है वे दोनों ही एक दूसरे से जुड़ गए। तो यही थे स्टूडेंट हमारे कुछ पॉइंट। तो इसी प्रकार से जो पत्रिकाएं थी ये साहित्यिक होते हुए भी अपने समय के सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रति सक्रिय रह रही। तो यही था हमारा कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप तथा ब्राह्मण पत्रिकाओं की भूमिका।
इसके बाद जो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो उपसंहार में हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रोत्तर हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी भाषा और साहित्य को नई दिशा प्रदान करी। तो स्टूडेंट, जो हमारी स्वतंत्रोत्तर हिंदी पत्र पत्रिकाएं थी उन्होंने भाषा को नई दिशा दी। कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण जैसी जो पत्रिकाएं थी इन्होंने ये साबित किया कि जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं वे सिर्फ एक रचनात्मक मंच नहीं है, बल्कि जो सामाजिक परिवर्तन और जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका भी एक हथियार होती है। तो हिंदी पत्र पत्रिकाएं जो है वो भाषा, साहित्य और समाज तीनों को ही साथ लेकर चलती है, तीनों के विकास का ही सशक्त माध्यम है। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया, नागरिक प्रचारिणी सभा काशी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए अथवा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अवदान को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो चीजों के बारे में बताना है। फर्स्ट हमारी नागरिक प्रचारिणी सभा के उद्देश्य और सेकंड हिंदी प्रचार सभा के अवदान। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो भूमिका में हम देखेंगे हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और विकास में विभिन्न संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो एक समय था स्टूडेंट जब हिंदी अलग अलग रूपों में लिखी जाती थी, क्षेत्रीय भाषा समझी जाती थी और दक्षिण भारत में तो लगभग अनजानी थी। तो ऐसे में सवाल उठा कि हिंदी को एक रूप कैसे दिया जाए और हिंदी को पूरे देश तक कैसे पहुंचाया जाए। तो यहीं से जन्म होता है हमारा नागरिक प्रचारिणी सभा, और साथ ही दक्षिण जो था उसमें हमारी जो हिंदी प्रचार सभा थी उसकी स्थापना होती है। तो इन्होंने ही हिंदी को क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर निकालकर जो राष्ट्रीय स्तर है उस पर उसे प्रतिष्ठित किया, और इनका उद्देश्य था हिंदी भाषा, साहित्य और लिपि के विकास के साथ साथ जो जो हमारी राष्ट्रीय एकता है उसको भी मजबूत करना। तो यही था हमारा एक छोटी सी भूमिका। भूमिका के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो हम करते हैं नागरिक प्रचारिणी सभा काशी के उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम नागरिक प्रचारिणी सभा के उद्देश्य देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य रहने वाला है वो रहने वाला है देवनागरी लिपि का प्रचार। तो देवनागरी लिपि को प्रचलित और मान्य लिपि के रूप में स्थापित करना। तो स्टूडेंट आप कल्पना कीजिए अगर हर जगह हिंदी अलग लिपि में लिखी हो जाती तो क्या आज किताबें पढ़ना आसान होता। तो इसीलिए जो हमारी नागरिक प्रचारिणी सभा है उसने देवनागरी को मानक लिपि बनाया, साथ ही हिंदी लेखन और मुद्रण में एकरूपता लाया। तो लेखन में एकरूपता, मुद्रण में सुविधा और शिक्षा में सरलता हमारी देवनागरी लिपि के प्रचार से ही आई। तो आज जो स्कूल की किताबें हैं उनकी जड़ हमारी यहीं से उभरी है। सेकंड हमारा आता है हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा के अध्ययन, अनुसंधान और प्रचार को बढ़ावा देना। तो अध्ययन और अनुसंधान, भाषा का शुद्ध रूप और हिंदी को जन भाषा बनाना। तो ये सभी हमारे इस समय पर हुआ नागरिक प्रचारिणी सभा के माध्यम से। तो सभा ने यह साबित किया कि हिंदी सिर्फ बोलने की नहीं बल्कि पढ़ने लिखने की भी सक्षम भाषा है। थर्ड हमारा आता है हिंदी साहित्य का संरक्षण। तो प्राचीन और आधुनिक हिंदी साहित्य का संग्रह एवं प्रकाशन, दुर्लभ ग्रंथों का संरक्षण और संपादन। तो प्राचीन ग्रंथों का संग्रह किया गया, दुर्लभ पुस्तकों का प्रकाशन किया गया और साहित्य को सुरक्षित रखा गया। तो अगर ये ग्रंथ ना बचते तो जो हमारी जो साहित्यिक विरासत है वो कहीं ना कहीं खो जाती। फोर्थ हमारा आता है शैक्षणिक गतिविधियां। परीक्षाओं और पाठ्यक्रमों के माध्यम से हिंदी शिक्षा का विस्तार, विद्वानों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन दिया। तो परीक्षाएं, पाठ्यक्रम, साथ ही शोध को बढ़ावा देना। तो इन सभी के कारण ही जो हमारी शैक्षणिक गतिविधियां है वे भी हिंदी में बढ़ी। तो आज हिंदी विषय के रूप में पढ़ाई जाती है, तो उसका आधार हमारा नागरिक प्रचारिणी सभा ही है। फिफ्थ हमारा आता है राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। हिंदी को राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनाना, भाषा के माध्यम से सांस्कृतिक जागरण उत्पन्न करना। तो स्टूडेंट जो हिंदी है वो हमारे एक राष्ट्रीय एकता को दर्शाती है और भाषा के माध्यम से ही सांस्कृतिक जागरण को जगाया गया है। तो जब देश भाषा से जुड़ा तो जो देश है वो दिल से जुड़ने लगा। तो स्टूडेंट यही था हमारा नागरिक प्रचारिणी सभा काशी के उद्देश्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का अवदान। तो अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के योगदान के बारे में। तो सबसे पहला जो योगदान आता है वो आता है दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार, हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी शिक्षा का प्रसार, हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करना। तो स्टूडेंट पहले क्या था, जो दक्षिण भारत था वहां पर हिंदी की एक तरीके से नामात्री बोली जाती थी। तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे हमारे दक्षिण
क्षेत्र में, वहां पर हमारा जो हिंदी भाषा थी उसको स्थापित किया गया, साथ ही संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी को लाया गया। तो आज चेन्नई, बंगलुरु या हैदराबाद में हिंदी समझी जाती है और यह इसी संस्था की एक मेहनत है। सेकंड हमारा आता है हिंदी शिक्षण की व्यवस्था। हिंदी शिक्षकों का प्रशिक्षण, पाठ्य पुस्तक और शिक्षण सामग्री का निर्माण। तो स्टूडेंट शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, तो ये सभी भी हमारे हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से हुआ। तो जहां हिंदी बोलने वाला कोई नहीं था, वहां पर जो शिक्षक है वे तैयार किए गए ताकि वे और लोगों को भी पढ़ा सके। थर्ड आता है परीक्षा और प्रमाण पत्र व्यवस्था। हिंदी ज्ञान के मूल्यांकन हेतु परीक्षाओं का संचालन प्रमाण पत्रों के माध्यम से हिंदी शिक्षा को मान्यता। तो हिंदी ज्ञान का मूल्यांकन किया गया, सरकारी और निजी मान्यता दोनों ही हिंदी को दी गई। तो आज जो हिंदी प्रमाण पत्र नौकरी में काम आते हैं वे हमारे इसी की एक नींव माने जाते हैं। फोर्थ हमारा आता है राष्ट्रीय एकता में योगदान। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भाषाई सेतु का निर्माण, सांस्कृतिक समन्वय और राष्ट्रीय भावनाओं को सुदृढ़ करना। तो स्टूडेंट जो हमारा उत्तर भाग था वहां पर हिंदी बोली जाती थी, लेकिन दक्षिण में बहुत कम ही बोली जाती थी। तो इसने दक्षिण में भी हिंदी का प्रसार करके उत्तर और दक्षिण के बीच में एक सेतु का काम किया। इसी तरीके से जो भाषाई समन्वय है, तो स्टूडेंट जो भाषा थी उसने दूरी नहीं बल्कि एकता पैदा करी। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। तो हिंदी साहित्यिक कार्यक्रमों और सम्मेलनों का आयोजन, हिंदी लेखकों और शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन। तो स्टूडेंट अलग अलग सम्मेलन लगाए गए, गोष्ठियां लगाई गई, साथ ही रचनात्मक मंच भी स्थापित किए गए। तो हिंदी सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि संस्कृति भी बन गई थी। तो यही थे हमारे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का अवदान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो उपसंहार में स्टूडेंट हम देखेंगे कि नागरिक प्रचारणी सभा, काशी तथा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा दोनों ही हिंदी भाषा के विकास की महत्वपूर्ण संस्थाएं है। तो जो नागरिक प्रचारणी सभा है स्टूडेंट, उसने तो हिंदी को लिपि, साहित्य और शिक्षा दी, लेकिन जो हमारा हिंदी प्रचार सभा है उसने हिंदी को राष्ट्रीय संपर्क भाषा बनाया। तो ये जो दोनों संस्थाएं थी, इनके बिना हिंदी की जो आज पहचान है वो बहुत ही अधूरी मानी जाती है। तो हिंदी आज सिर्फ उत्तर भारत की नहीं बल्कि हमारे पूरे भारत की एक भाषा है। तो इन संस्थाओं के प्रयासों से ही हिंदी भाषा को व्यापक स्वीकृति और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है हिंदी के विकास में हिंदी साहित्य सम्मेलन के योगदान का वर्णन कीजिए, अथवा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में क्या भूमिका थी, कीजिए, बताइए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें हिंदी साहित्य सम्मेलन का योगदान और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के बारे में बताना है। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो भूमिका में हम देखेंगे हिंदी भाषा के विकास और राष्ट्र प्रतिष्ठा के निर्माण में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। तो जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था तब भाषा भी गुलाम थी। तो स्टूडेंट जो दफ्तर थे उनमें भी अंग्रेजी, शिक्षा में भी अंग्रेजी और जनता की भाषा भी उपेक्षित। तो ऐसे समय में कुछ लोगों ने कहा कि राष्ट्र की आत्मा उसकी भाषा होती है, तो यहीं से जो हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा बनाने का जो एक ऐतिहासिक यात्रा है वो शुरू होती है। तो इसमें जो हमारा हिंदी साहित्य सम्मेलन और जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है, यही दो ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने हिंदी को जन भाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में संगठित किया। तो ये जो दोनों संस्थाएं थे, इनकी वजह से जो हिंदी भाषा है उसको साहित्यिक, शैक्षणिक और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत आधार प्रदान हुआ। तो यही था हमारा एक छोटी सी भूमिका। भूमिका के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन के योगदान के बारे में। तो सबसे पहले जो योगदान हमारा आता है वो आता है हिंदी भाषा का राष्ट्रीय प्रचार को लेकर। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाया, हिंदी के पक्ष में जनमत तैयार किया। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का संगठित आंदोलन चलाया, विभिन्न प्रकार की सभाएं, अधिवेशन और जनमत निर्माण करवाए। तो देश के कोने कोने से जो लेखक और विचारक थे वे जुटते थे और हिंदी एक विचार बनती थी। सेकंड हमारा आता है साहित्यिक गतिविधियों का विस्तार। तो हिंदी साहित्य के विकास हेतु गोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन, लेखकों और कवियों को मंच प्रदान करना। तो कवि सम्मेलन किए गए, संगोष्ठियां लगाई गई, रचनात्मक मंच प्रदान किए गए। तो अब नए लेखक यहीं से उभरे थे और हिंदी साहित्य जो थी वो और ज्यादा समृद्ध हो गया था। थर्ड आया शैक्षणिक कार्य। तो हिंदी के अध्ययन और शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए, परीक्षाओं और उपाधियों के माध्यम से हिंदी शिक्षा को प्रोत्साहन मिला।
तो स्टूडेंट अलग अलग पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षाएं, उपाधियां दी गई हिंदी को, ताकि जो हिंदी है वो बढ़ सके। तो हिंदी पहली बार औपचारिक शिक्षा का हिस्सा भी इसी के माध्यम से बनी थी। फोर्थ आता है भाषा का मानकीकरण। तो हिंदी भाषा के शुद्ध और मानक रूप को स्थापित करने का प्रयास। तो स्टूडेंट जो हिंदी भाषा थी उसको शुद्ध हिंदी, सरल भाषा और एक रूपता के रूप में स्थापित किया गया। तो सरल और सुबोध हिंदी के प्रयोग पर भी बल दिया गया। तो सम्मेलन ने ये साबित कर दिया कि हिंदी सिर्फ भावना नहीं, व्यवस्था की भाषा भी हो सकती है। इसके बाद फिफ्थ आता है राष्ट्रीय चेतना का विकास। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी को जन जागरण का माध्यम बनाया, भाषा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया। तो स्टूडेंट जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ाव था और जो भाषा के माध्यम से एकता थी, इन दोनों ने ही राष्ट्रीय चेतना को विकसित किया और अब जो हिंदी थी वो जन आंदोलन की आवाज बन गई थी। तो यही था हमारा हिंदी साहित्य सम्मेलन का योगदान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की भूमिका को लेकर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें हिंदी प्रचार का विस्तार। तो हिंदी को देश के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य किया, विशेषकर अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी शिक्षा का प्रसार। तो स्टूडेंट जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र थे या जो हमारे अहिंदी भाषा क्षेत्र थे, तो वहां पर हिंदी भाषा को पहुंचाया गया। तो जहां हिंदी अनजान थी वहां ये पहुंचाई गई। सेकंड आया शिक्षण और प्रशिक्षण। तो हिंदी सिखाने के लिए कक्षाओं और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, हिंदी अध्यापकों का प्रशिक्षण। तो स्टूडेंट जो कक्षाएं थी, जो प्रशिक्षण केंद्र थे, जो शिक्षक थे, उनको निर्माण किया गया, उनको तैयार किया गया हिंदी पढ़ाने के लिए। तो हिंदी बोलने वाले नहीं थे तो हिंदी सिखाने वाले तैयार किए गए ताकि वे हिंदी बोलने वाले को तैयार करें। थर्ड हमारा आता है पाठ्य सामग्री का निर्माण। सरल और उपयोगी हिंदी पुस्तकों का प्रकाशन, स्वाध्याय और जन साधारण के लिए सामग्री उपलब्ध कराई। तो स्टूडेंट सरल पुस्तकें लाई गई, स्वाध्याय सामग्री उपलब्ध कराई गई, तो आम जनता भी अब जो हिंदी थी वो सीख रही थी। फोर्थ आता है राष्ट्रीय एकता में योगदान। तो हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित किया, भाषाई एकता और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा दिया। तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को लाया गया, भाषाई समन्वय को बढ़ावा दिया गया। तो भाषा ने दूरी घटाई और देश को जोड़ा। फिफ्थ आता है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी को जन आंदोलन की भाषा बनाया, जनता को राष्ट्रीय उद्देश्य से जोड़ने का कार्य किया। तो जन जागरूकता फैलाई हिंदी ने, राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाया। तो हिंदी जो थी वो आंदोलन की भाषा अब बन गई थी। तो स्टूडेंट यही था हमारा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो उपसंहार में हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, ये जो दोनों ही थे, इन्होंने हिंदी के विकास की भूमिका निभाई। तो आज हिंदी शिक्षा की भाषा है, साहित्य की भाषा है और जन जन की भाषा है। तो स्टूडेंट उसके पीछे जो हमारा साहित्य सम्मेलन है और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है, इनका एक अमिट योगदान है। तो जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है उसने तो हिंदी को जन जन तक पहुंचाया, और जो हमारी हिंदी साहित्य सम्मेलन थी उसने हिंदी को भाषा और साहित्य का राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। तो राष्ट्रभाषा के रूप में जो प्रतिष्ठित किया वो हमारी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने ही किया। तो इन संस्थाओं के ने ही हमारी हिंदी को भावनाओं से निकालकर राष्ट्र की शक्ति बनाया और हिंदी भाषा को सशक्त और समृद्ध बनाया। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली के अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से है और इन केंद्रों की क्या भूमिका है, अथवा केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की हिंदी के प्रचार प्रसार, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में क्या भूमिका है, विस्तार से समझाइए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें दो चीजों के बारे में, फर्स्ट केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली और सेकंड केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो भूमिका में हम देखेंगे स्वतंत्रोत्तर काल में हिंदी को राजभाषा तथा राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक संस्थाओं की स्थापना की गई। तो स्वतंत्रता के बाद हिंदी को सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं बल्कि राष्ट्रीय और प्रशासनिक भाषा बनाना था। तो इसीलिए सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज और प्रशासनिक कार्यालय, इन सभी में हिंदी को लाया गया। तो इसके लिए सरकार जो थी उसने केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा जैसी दो जो संस्थाएं थी उनकी स्थापना करी।
तो स्टूडेंट इन संस्थाओं का उद्देश्य था हिंदी का प्रचार प्रसार, शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान को संगठित रूप प्रदान करना। तो कल्पना कीजिए अगर ये संस्थाएं न होती तो आज सरकारी कागज शिक्षा और प्रशिक्षण में हिंदी इतनी प्रभावी ना होती। तो यही था हमारा एक छोटी सी भूमिका। भूमिका के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय एवं उनकी भूमिका को लेकर। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के स्टूडेंट जो मुख्यालय है वो हमारे दिल्ली में है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी देश में इसके अलग अलग 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी है जो कि हमारे निम्नलिखित है। तो चलिए हम देख लेते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है और इसके 4 प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय भी है। तो सबसे पहला जो कार्यालय है वो है हमारा कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय। तो पूर्वी भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य केंद्रीय एवं राज्य कार्यालयों में हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देना। तो स्टूडेंट कोलकाता जो हमारा क्षेत्रीय कार्यालय है इसका मुख्य उद्देश्य है पूर्वी भारत में हिंदी का प्रचार और प्रसार को बढ़ाना। सेकंड आता है मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय। तो पश्चिम भारत में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में सहयोग, हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन। तो मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्य उद्देश्य है पश्चिम भारत में हिंदी का कार्यान्वयन को बढ़ाना। थर्ड आता है चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय। तो इसका काम है दक्षिण भारत में हिंदी के प्रयोग और प्रचार को प्रोत्साहन और हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रति जागरूकता को लाना। तो दक्षिण भारत में हिंदू जागरूकता को बढ़ाना ये हमारा चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय का है। इसके बाद फोर्थ आता है हमारा गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय। तो पूर्वोत्तर भारत में हिंदी प्रचार का कार्य प्रशासनिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा। तो पूर्वोत्तर में प्रशासनिक और शैक्षिक हिंदी को बढ़ाना यह हमारे गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय का कार्य है। तो स्टूडेंट यही हमारे जो भारत है उसके चारों दिशा में ये कार्यालय लगाए गए हैं। पूर्वी में कोलकाता, पश्चिमी में मुंबई, दक्षिण में चेन्नई और पूर्वोत्तर में गुवाहाटी। तो स्टूडेंट यही थे हमारे 4 कार्यालय। तो अगर कोई सरकारी अधिकारी मुंबई या कोलकाता में हिंदी में आदेश जारी करता है तो ये जो संस्थान है सुनिश्चित करता है कि वह सटीक और मानक हिंदी में हो। तो ये तो हमारे कार्यालय हो गए। अब हम इनकी भूमिका देख लेते हैं। इनकी भूमिका क्या है? तो सरकारी कार्यालयों में हिंदी प्रयोग की निगरानी, हिंदी कार्यशालाओं और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, हिंदी शब्दावली और प्रकाशनों का प्रसार, राष्ट्रभाषा नीति के कार्यान्वयन में सहायता। तो सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण कार्यशालाएं स्थापित करना, शब्दावली और प्रकाशनों का प्रसार करना, साथ ही राजभाषा नीति का क्रियान्वयन करना। तो ये सभी हमारे इन कार्यालयों की मुख्य भूमिका है। तो आज जो सरकारी फाइलें, नोट और आदेश हिंदी में है उनकी जो गुणवत्ता और एकरूपता है वो इसी निदेशालय की एक देन है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे केंद्रीय हिंदी निदेशालय हिंदी के क्षेत्रीय कार्यालय एवं उनकी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की भूमिका। तो अब हम बात कर लेते हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की भूमिका को लेकर। तो सबसे पहली जो भूमिका आती है वो आती है हिंदी प्रचार प्रसार में भूमिका। तो देश विदेश में हिंदी को लोकप्रिय बनाने का कार्य है विदेशी विद्यार्थियों के लिए हिंदी शिक्षण की व्यवस्था। तो देश विदेश में हिंदी को लोकप्रिय बनाना, साथ ही विदेशी छात्रों के लिए हिंदी शिक्षा की व्यवस्था करना, यह हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का कार्य है। तो विदेशी छात्र जो हिंदी सीखना चाहता है तो उनके पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण की नींव यही संस्थान तैयार करता है। सेकंड हमारा था हिंदी शिक्षण एवं प्रशिक्षण। तो हिंदी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों का विकास और पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री का निर्माण। तो शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करना, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों का विकास करना और पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री का निर्माण करना। तो जहां पहले हिंदी शिक्षक कम थे वहां पर इस संस्थान ने प्रशिक्षण देकर हिंदी शिक्षा को मजबूत किया है। थर्ड हमारा आता है अनुसंधान में योगदान। तो हिंदी भाषा और साहित्य पर शोध को प्रोत्साहन, भाषा विज्ञान और शिक्षण पद्धतियों पर अनुसंधान। तो भाषा और साहित्य पर शोध दिया गया, भाषा विज्ञान और शिक्षण पद्धतियों का विकास हुआ। तो आज जो हिंदी शिक्षण विद्या और शोध प्रकाशित होते हैं उनमें संस्थान की जो भागीदारी है वो बहुत ही ज्यादा प्रमुख है। फोर्थ हमारा आता है शैक्षणिक सहयोग। तो विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों में समन्वय, हिंदी अध्ययन को अकादमिक आधार प्रदान किया। तो स्टूडेंट जो हमारा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो भाषा और साहित्य उस पर इन्होंने शोध किया, भाषा विज्ञान और शिक्षण पद्धतियों का विकास किया। तो आज जो हिंदी शिक्षण विद्या और शोध प्रकाशित होते हैं उनमें संस्थान की जो भागीदारी है वो बहुत ही ज्यादा मुख्य हो जाती है। इसके बाद फोर्थ आता है राष्ट्रीय एकता में योगदान। तो हिंदी को संपर्क
भाषा के रूप में सुदृढ़ करना, विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के बीच संवाद को बढ़ावा। तो हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में सुदृढ़ करना तथा विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के बीच में संवाद को बढ़ाना भी हमारा जो आगरा वाला जो केंद्रीय निदेशालय है उसकी एक भूमिका है। तो अगर दिल्ली से गुवाहाटी तक सरकारी संचार सहज नहीं होता तो प्रशासनिक कार्य धीमा पड़ जाता। तो इसी कारण संस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू का सेतु बनाया। तो यही था हमारा केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो उपसंहार में हम कह सकते हैं कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से राजभाषा हिंदी के प्रशासनिक प्रयोग को सशक्त बनाता है। तो स्टूडेंट जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है उसने तो हिंदी के प्रशासनिक प्रयोग को मजबूत किया, लेकिन जो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा है उसने शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान को दिशा प्रदान करी। तो दोनों ही जो संस्थाएं हैं इन्होंने मिलकर हिंदी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई। आज जो हिंदी है वो सिर्फ बोलने की भाषा नहीं बल्कि शिक्षा, प्रशासन और शोध की भाषा भी है। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है कि आपातकाल के दौरान पत्रिकाओं की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या थी, विस्तार से लिखिए, अथवा उदारीकरण का समाचार पत्रों पर क्या प्रभाव हुआ समझाइए। तो यहाँ पर हमें दो चीज बतानी है। फर्स्ट तो हमारा आपातकाल के दौरान पत्रिकाओं की वैचारिक पृष्ठभूमि, और सेकंड बताना है उदारीकरण का समाचार पत्रों पर प्रभाव। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो भूमिका में हम देखेंगे कि हिंदी पत्रकारिता सदैव देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित रही है। तो स्टूडेंट सोचिए एक ऐसा समय जब अखबार छपने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, और सोचिए दूसरा समय जब अखबार बिकने लगे, खबर नई टीआरपी सबसे बड़ी बन गई। तो स्टूडेंट इसीलिए ही आज हम बात करेंगे हमारे आपातकाल के दौर के और उदारीकरण के दौर के। तो आपातकाल तो हमारा 1975 की बात है और उदारीकरण हमारा 1991 की बात है। तो ये दोनों ही दौर ऐसे हैं जिन्होंने पत्रकारिता की जो आवाज है, जो उसकी वैचारिक दिशा है, जो उसकी भूमिका है, उनको प्रभावित किया। तो आपातकाल के समय जो पत्रकारिता है उस पर नियंत्रण बढ़ा, लेकिन जब उदारीकरण आया उससे पत्रकारिता में व्यावसायिकता और विस्तार देखने को मिला। तो यही था हमारी एक छोटी सी भूमिका। भूमिका के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मुख्य भाग का। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे आपातकाल के दौरान पत्रिकाओं की वैचारिक पृष्ठभूमि को लेकर। तो सबसे पहले वैचारिक पृष्ठभूमि देखेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है सरकारी नियंत्रण और सेंसरशिप। तो आपातकाल के दौरान पत्रिकाओं पर कठोर नियंत्रण लगाया गया। तो स्टूडेंट 25 जून 1975 देश में आपातकाल लागू होता है। जो अखबार थे, अखबारों के दफ्तरों में पुलिस, प्रेस मशीनों पर ताले और खबर छपने से पहले सरकारी अनुमति। तो समाचार प्रकाशन से पूर्व अनुमति आवश्यक हो गई थी। तो कई अखबारों के पहले पन्ने खाली छपे क्योंकि खबर छापने की इजाजत ही नहीं मिली। तो यह था कलम का गला घोटना। तो सरकारी नियंत्रण और सेंसरशिप अखबार पे लगाई गई। सेकंड आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव। तो स्वतंत्र विचारों और आलोचनात्मक लेखन पर रोक लगी। तो स्टूडेंट सरकार की आलोचना करना देशद्रोही जैसा माना जाने लगा था। तो जो पत्रकार थे वे गिरफ्तार किए गए, संपादक बदले गए और सच लिखना अपराध बन गया था। तो कई पत्रिकाएं दबाव में आकर सरकारी नीतियों के पक्ष में लिखने लगी थी। तो इसी तरीके से जो कई पत्रिकाएं थी वे डर के कारण सरकार की तारीफ में लिखने लगी। तो यही थी हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव। थर्ड हमारा आता है प्रतिरोधात्मक पत्रकारिता। तो कुछ पत्रिकाओं ने सांकेतिक भाषा और साहित्यिक माध्यम से विरोध प्रकट किया। तो स्टूडेंट हर कलम बिकती नहीं है। कुछ पत्रिकाओं ने व्यंग, प्रतीकों और संकेतों के जरिए विरोध किया, जैसे कि सीधी बात नहीं लेकिन समझदार पाठक सच पढ़ लेते थे। तो व्यंग और प्रतीकात्मक लेखन के द्वारा जन चेतना को भी जीवित रखा गया। तो ये था हमारे साहस का पत्रकारिता मॉडल। इसके बाद फोर्थ आता है हमारा वैचारिक विभाजन। तो पत्रिकाएं दो वर्गों में बट गई, एक सत्ता समर्थक और दूसरी लोकतांत्रिक मूल्यों की पक्षधर। तो आपातकाल में जो पत्रकारिता थी वो दो हिस्सों में बट गई थी, फर्स्ट सत्ता समर्थक पत्र और सेकंड हमारा लोकतंत्र समर्थक पत्र। तो यही तय हुआ कि कौन सिर्फ अखबार है और कौन लोकतंत्र की आवाज। तो वैचारिक स्पष्टता और साहस का परीक्षण इसी काल में हुआ। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है लोकतांत्रिक चेतना का संरक्षण।
सीमित साधनों के बावजूद कुछ पत्रिकाओं ने लोकतंत्र और अधिकारों की रक्षा का प्रयास किया। तो कम संसाधनों में भी कुछ पत्रिकाओं ने जनता को ये याद दिलाया कि जो लोकतंत्र है वो अभी भी जिंदा है, और यही हमारे आपातकाल की सबसे बड़ी सीख थी। तो यही था हमारा आपातकाल के दौरान पत्रिकाओं की वैचारिक पृष्ठभूमि। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उदारीकरण का समाचार पत्रों पर प्रभाव। तो अब हम देख लेते हैं उदारीकरण का समाचार पत्रों पर प्रभाव। तो सबसे पहला जो प्रभाव आता है वो आता है व्यावसायिकता का विकास। तो समाचार पत्र उद्योग के रूप में विकसित हुए। तो 1991 के बाद अखबार एक उद्योग बन गए थे। तो विज्ञापन आया, पैसा आया, मुनाफा प्राथमिक बन गया। तो विज्ञापन समाचार पत्रों की प्रमुख आय का स्रोत बने। तो खबर से ज्यादा जरूरी हो गया था कौन सी खबर बिकेगी। सेकंड हमारा आ गया था विषय वस्तु में परिवर्तन। तो राजनीति के साथ साथ अर्थव्यवस्था, बाजार और उपभोक्ता विषय पर जोर बढ़ा। तो स्टूडेंट पहले क्या होता था, पहले आंदोलन, राजनीति, समाज इन विषयों पर लिखा जाता था, लेकिन अब शेयर बाजार, लाइफ स्टाइल, फिल्में, फैशन, खबरें बदली तो जो पाठक थे वे भी बदले। तो जीवन शैली और मनोरंजन संबंधी सामग्री का विस्तार अब होने लगा था। थर्ड हमारा आता है प्रसार और तकनीकी विस्तार। समाचार पत्रों का प्रसार बढ़ा, मुद्रण गुणवत्ता और प्रस्तुति में सुधार हुआ। तो रंगीन अखबार, बेहतर प्रिंटिंग, देश भर में संस्करण, तो पत्रकारिता दिखने में शानदार हो गई। लेकिन सवाल यही उठा कि क्या आत्मा भी उतनी ही मजबूत रही। फोर्थ आता हमारा संपादकीय दृष्टिकोण में परिवर्तन। तो वैचारिक प्रतिबद्धता में कमी और तटस्थता का दावा बढ़ा। जनहित के साथ साथ लाभ को प्राथमिकता मिलने लगी। तो अब जो वैचारिक प्रतिबद्धता थी वो कम हुई, साथ ही तटस्थता का दावा ज्यादा हुआ। तो जनहित के साथ जो लाभ था वो अब जुड़ गया था। फिफ्थ आता है पाठक वर्ग का विस्तार। तो मध्य वर्गों को केंद्र में रखकर सामग्री प्रस्तुत की जाने लगी, भाषा को अधिक सरल और आकर्षक बनाया गया। तो मध्य वर्ग केंद्र में आया, भाषा सरल हुई, खबरें तेज हुई। तो पत्रकारिता अब घर घर पहुंची, लेकिन बाजार के साथ। तो स्टूडेंट यही थे हमारे उदारीकरण का समाचार पत्रों पर प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो उपसंहार में हम कह सकते हैं कि आपातकाल के दौरान पत्रिकाओं की वैचारिक पृष्ठभूमि दबाव, भय और सीमित प्रतिरोधों से जुड़ी रही। लेकिन स्टूडेंट जब हमारा उदारीकरण आया तो उसने पत्रकारिता को आर्थिक रूप से मजबूत किया, लेकिन वैचारिक रूप से चुनौतीपूर्ण बना दिया था। तो एक ने कलम की परीक्षा ली तो दूसरे ने कलम को बाजार में उतार दिया। तो आज की जो पत्रकारिता स्टूडेंट वो हमारे इन्हीं दो दौरों की एक संतान है। तो आपातकाल ने पत्रकारिता की लोकतांत्रिक भूमिका को रेखांकित किया, लेकिन जो उदारीकरण था उसने उसके स्वरूप और संरचना में व्यापक परिवर्तन ला दिया। तो अगर पत्रकारिता को फिर से जनता की आवाज बनाना है तो हमें सच और साहस दोनों को ही बचाना होगा। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि वह कौन सी समाचार पत्रिका है जिसका प्रकाशन देश के आपातकाल के समय हुआ था और अभी भी वह अस्तित्व में है। यहीं पर हमसे अथवा करके पूछा गया है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया के अनुसार देश में किस भाषा में पंजीकृत समाचार पत्र पत्रिकाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत करने से पहले हम हमारे जो गिववे के क्वेश्चन है वे आपसे पूछ लेता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया, स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम हमारी वीडियो के बीच में कहीं पर भी 3 गिववे के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो चलिए अब हमारे जो गिववे के क्वेश्चन है वे मैं आपसे पूछ लेता हूँ। तो सबसे पहले जो गिववे का क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है कि आपातकाल के समय प्रकाशित होकर आज भी अस्तित्व में रहने वाली पत्रिका कौन सी है। तो आपको बतानी है कि वो पत्रिका जो आपातकाल के समय प्रकाशित हुई थी लेकिन आज भी वो अस्तित्व में है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद सेकंड हमारा आता है भारत में सबसे अधिक पंजीकृत समाचार पत्र किस भाषा में है। तो आपको बताना है कि भारत में जो सबसे अधिक पंजीकृत समाचार पत्र है वे किस भाषा में है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद थर्ड आता है हमारा हिंदुस्तान अकेडमी प्रयागराज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो जो हमारी हिंदुस्तानी अकेडमी है प्रयागराज में उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी ये आपको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। तो यही थे हमारे 3 गिववे के क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे पूछ लिए। तो आप सभी को इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। इसके बाद हम दोबारा आ जाते हैं हमारे आंसर नंबर 8 पे। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे आंसर नंबर 8 की।
तो आंसर नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है वो हमने देख लिया। इसका आंसर लिख लेते हैं हम, और इसके आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका से करेंगे। तो भूमिका में हम देखेंगे भारतीय पत्रकारिता का इतिहास राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट, इतिहास में कुछ दौर ऐसे होते हैं जो चीजों को तोड़ते नहीं बल्कि परखते हैं। तो जिस तरीके से हमारे 1975 का आपातकाल था, और जब लोकतंत्र डरा हुआ था और पत्रकारिता कटघरे में खड़ी थी, तो आपातकाल तथा समाचार पत्रों का पंजीकरण भारतीय पत्रकारिता के विकास में दो महत्वपूर्ण पक्ष है। तो स्टूडेंट, एक और तो जो आपातकाल था वो कठिन समय में भी कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहा था, और दूसरी ओर जो विभिन्न भाषा में समाचार पत्रिकाएं या उनका पंजीकरण हिंदी भाषा की व्यापकता को बढ़ा रहा था। तो यही था हमारा एक छोटी सी भूमिका। भूमिका के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मुख्य भाग का। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपातकाल के समय प्रकाशित होकर आज भी अस्तित्व में रहने वाली समाचार की पत्रिका। तो चलिए, कौन सी पत्रिका है वो स्टूडेंट, वो है सबसे पहले आती है इंडिया टुडे पत्रिका। तो इंडिया टुडे पत्रिका थी स्टूडेंट, इसका प्रकाशन आपातकाल के समय आरंभ हुआ था। तो जब ज्यादातर अखबार डर और सेंसरशिप से जूझ रहे थे, उसी समय एक नई पत्र पत्रिकाएं आई, वो थी हमारी इंडिया टुडे। तो प्रारंभ में यह साप्ताहिक समाचार पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुई। तो स्टूडेंट, आप सोचिए, सरकार की कड़ी निगरानी, हर शब्द पर शक, हर खबर पर सेंसर, तो ऐसे माहौल में नई पत्रिका निकालना मतलब जोखिम लेना। तो जो हमारी इंडिया टुडे था उसने यही किया। तो शुरुआत में तो ये जो साप्ताहिक पत्रिका थी, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी एक तरीके से डेली वाली बन गई। तो आपातकाल के दौरान इसने समसामयिक घटनाओं और राष्ट्रीय मुद्दाओं को प्रमुखता में प्रस्तुत किया। तो राष्ट्रीय और समसामयिक मुद्दों पर इनका फोकस था। राजनीति, समाज और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का संतुलित विश्लेषण इसमें होता था। तो समय के साथ जो ये पत्रिका थी स्टूडेंट, ये समाचार, राजनीति, समाज और अंतर्राष्ट्रीय विषयों की प्रमुख पत्रिका बन गई। तो ये जो पत्रिका है ये आज भी लगातार चलती आ रही है और भारतीय पत्रकारिता के में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ये जो पत्रिका है ये शोर मचाने की जगह तथ्यों से बात करती है। तो इसीलिए जो इंडिया टुडे हमारी पत्रिका है वो हमारी एक ऐसी समाचार पत्रिका है जिसका प्रकाशन आपातकाल के समय हुआ था, और वो आज भी अस्तित्व में है। तो यही था हमारा इंडिया टुडे पत्रिका। इसके बाद सेकंड हमारा आता है कि भारत में सर्वाधिक पंजीकृत समाचार पत्रिकाओं की भाषा। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा भारत है इसमें सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। तो इसीलिए जो भारत में सबसे ज्यादा पंजीकृत अखबार हो गए वे किस भाषा में हो गए, वे भी हिंदी भाषा में ही होगी। तो स्टूडेंट, रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया के अनुसार देश में सर्वाधिक पंजीकृत समाचार पत्र और पत्रिकाएं हिंदी भाषा में है। तो भारत एक बहुभाषी देश है, लेकिन अगर कोई भाषा गांव से शहर, उत्तर से दक्षिण सबको जोड़ती है तो वही है हमारी हिंदी। तो हिंदी हमारी आम जनता की भाषा है। हिंदी का व्यापक पाठक वर्ग होने के कारण इसका प्रसार अधिक है। तो हिंदी समाचार पत्र ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से लोकप्रिय हो जाते हैं। तो सरल, प्रभावी और भावनात्मक जुड़ाव ये हमें देते हैं। संपर्क भाषा के रूप में इसका व्यापक प्रभाव होता है। तो ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में ये पढ़ी जाती है। तो हिंदी भाषा देश की संपर्क भाषा होने के कारण पत्रकारिता में इसका महत्व बढ़ा है। तो इसी प्रकार से जो पंजीकृत समाचार पत्रिकाओं की संख्या की दृष्टि से हिंदी भाषा में ही देश में सबसे ज्यादा जो हमारी पत्रकारिता है वे लिखी गई है। तो आज आप देखें, बड़े राष्ट्रीय हिंदी अखबार, छोटे स्थानीय हिंदी पत्र, जिला और कस्बा स्तर के समाचार पत्र, तो यही हिंदी पत्रकारिता की एक असली ताकत है। तो यही था हमारा हिंदी में सर्वाधिक पंजीकृत समाचार पत्र पत्रिकाओं की भाषा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो उपसंहार में हम कह सकते हैं कि आपातकाल जैसे कठिन दौर में भी इंडिया टुडे जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन भारतीय पत्रकारिता की जीवंतता को दर्शाता है। तो इंडिया टुडे यह साबित करती है कि आपातकाल जैसे कठिन समय में भी पत्रकारिता जीवित रह सकती है, और जो हिंदी भाषा है वो ये सिद्ध करती है कि भारतीय पत्रकारिता की असली ताकत जनभाषा में ही होती है। तो एक तरफ तो साहस की कहानी है और दूसरी तरफ जनविश्वास की भाषा। तो इन दोनों स्तंभों पर जो हमारी भारतीय पत्रकारिता है उसका जो मैथ और जो उसका निरंतर विकास है वो टिका हुआ है। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना करी। तो केंद्रीय
हिंदी निदेशालय की स्थापना के कारण बताने आए। साथ ही यहाँ पर हमसे अथवा करके पूछा गया हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज कब अस्तित्व में आई, इसके प्रमुख क्रियाकलाप क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो भूमिका में हम देखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में प्रभावी ढंग से लागू करने तथा उसके प्रचार प्रसार के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना करी। तो अब आज जरा सोचिए, अगर सरकारी दफ्तरों में, कानून की किताबों में और शिक्षा के संस्थानों में अपनी ही भाषा न हो तो क्या देश सच में स्वतंत्र कहलाएगा। तो आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि हिंदी को सिर्फ भाषा नहीं, व्यवस्था कैसे बनाया जाए। तो इसी सवाल से जन्म लिया हमारी केंद्रीय हिंदी निदेशालय और हिंदुस्तान एकेडमी प्रयागराज। तो स्टूडेंट, इनका उद्देश्य था हिंदी भाषा और साहित्य को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना, और इन्हीं संस्थाओं ने प्रशासन, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में हिंदी को स्थापित किया है। तो यही था हमारा एक छोटी सी भूमिका। भूमिका के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना के उद्देश्य है। तो सबसे पहले इनकी स्थापना के उद्देश्य समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है स्टूडेंट वो हमारा था राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन। तो उद्देश्य को समझने से पहले आप समझिएगा कि इसकी भूमिका क्या थी। तो 1947 के बाद भारत आजाद तो हो गया, लेकिन सरकारी कामकाज अब भी अंग्रेजी पर टिका हुआ था। तो तब सरकार ने सोचा कि अगर हिंदी राजभाषा है तो उसे कागजों तक नहीं, कार्यालयों तक पहुंचाना होगा। तो यहीं से जो हमारी केंद्रीय हिंदी निदेशालय उसकी भूमिका शुरू होती है। तो सबसे पहले उसका उद्देश्य था राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन। तो भारत सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना, राजभाषा संबंधी नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करना। तो सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग और राजभाषा संबंधी नीतियों को लागू करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो आज जो सरकारी पत्र, आदेश, नोटशीट हिंदी में दिखती है, उनके पीछे हमारी यही संस्था है। सेकंड हमारा आता है हिंदी का प्रचार प्रसार। तो देश में हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए योजनाएं बनाना, हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रति जागरूकता फैलाना। तो स्टूडेंट, हिंदी सिर्फ उत्तर भारत की एक भाषा ही नहीं, वो थी हमारे पूरे विश्व की भाषा। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने पूरे देश में हिंदी योजना बनाई, हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी को पहुंचाया। तो ये काम था हमारे भाषा को जोड़ने का। तो हिंदी का प्रचार प्रसार भी इसका एक मुख्य उद्देश्य था। थर्ड हमारा आता है हिंदी शब्दावली का विकास। तो प्रशासनिक और तकनीकी क्षेत्रों के लिए हिंदी शब्दावली का निर्माण। तो स्टूडेंट सोचिए, अगर फाइल, बजट, एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूप ना हो तो दफ्तर कैसे चलेगा। तो इसीलिए जो प्रशासनिक और तकनीकी शब्दावली है उनका निर्माण किया गया। साथ ही शब्दकोश और संदर्भ ग्रंथों का प्रकाशन भी किया गया। तो यही था हमारा हिंदी शब्दावली का विकास। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं को लेकर। तो सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण देना, हिंदी कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन। तो कर्मचारी हिंदी जानते थे लेकिन सरकारी हिंदी नहीं, तो इसीलिए हिंदी प्रशिक्षण दिया गया, कार्यशालाएं और संगोष्ठियां बनाई गई ताकि जो हिंदी है वो काम की भाषा बन सके। फिफ्थ आता है हिंदी साहित्य और प्रकाशन। तो हिंदी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों को प्रोत्साहन, हिंदी लेखकों और विद्वानों को मंच प्रदान करना। तो हिंदी पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया, लेखक और विद्वानों को प्रोत्साहित किया गया, यानी कि जो हिंदी थी वो सिर्फ दफ्तरों तक ही नहीं बल्कि बौद्धिक दुनिया तक पहुंची थी। तो यही थे हमारे केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना के उद्देश्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज, स्थापना एवं प्रमुख क्रियाकलाप। तो चलिए स्थापना देख लेते हैं सबसे पहले। तो हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज का अस्तित्व हमारा 1930 में आया। इसकी स्थापना का उद्देश्य हिंदी और उर्दू भाषाओं के बीच समन्वय स्थापित करना था। तो स्टूडेंट, एक समय था जब हिंदी और उर्दू को अलग अलग करके देखा जाने लगा। तो तब प्रयागराज में एक सोच जन्मी, भाषा नहीं लड़नी चाहिए, दिल मिलने चाहिए। तो इसी सोच में 1930 में बनी हमारी हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज। तो यही इसकी स्थापना थी। इसका सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है भाषाई समन्वय का प्रयास। तो हिंदी और उर्दू को मिलाकर हिंदुस्तानी भाषा के विकास पर बल दिया गया। तो हिंदी और उर्दू को इसमें जोड़ा गया, हिंदुस्तानी भाषा को बढ़ावा दिया गया, साथ ही भाषाई सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया गया। तो ये जो संस्था थी ये भाषा के जरिए दिलों को जोड़ती रही। थर्ड हमारा आता है साहित्यिक गतिविधियां। तो हिंदी और उर्दू साहित्य का संरक्षण और संवर्धन। तो स्टूडेंट, विभिन्न प्रकार के कवि सम्मेलन, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक गोष्ठियां और सेमिनार और सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो नए और पुराने दोनों लेखकों को इससे मंच मिला। फोर्थ आता है प्रकाशन कार्य। तो हिंदी और उर्दू से संबंधित पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन।
तो हिंदी और उर्दू की पुस्तकें आने लगी, पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा, तो भाषा को कागज पर नहीं इतिहास में भी दर्ज किया गया। तो भाषाई और साहित्यिक शोध पर भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया। फिफ्थ आता है अनुसंधान एवं अध्ययन। तो भाषा और साहित्य पर शोध कार्यों को सहयोग, विद्वानों और साहित्यकारों को प्रोत्साहन प्रदान करना। तो भाषा और साहित्य पर शोध, विद्वानों को प्रोत्साहन, यानी कि हिंदुस्तानी सिर्फ बोलचाल नहीं, अध्ययन की भाषा भी बन गई थी। तो स्टूडेंट यही थे हमारा हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज स्थापना एवं प्रमुख क्रियाकलाप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो उपसंहार में हम कह सकते हैं कि जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना है वो हिंदी को राजभाषा के रूप में सुदृढ़ करने के लिए की गई थी, लेकिन जो हमारा हिंदुस्तान अकेडमी है उसने हिंदी और उर्दू के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम किया। तो एक ने तो भाषा को सरकारी पहचान दी और जो दूसरा था उसने भाषा को सांस्कृतिक आत्मा दी। तो इन्हीं प्रयासों से जो हिंदी है वो आज सिर्फ बोली नहीं बल्कि भारत की आवाज बनी है। तो दोनों संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में हिंदी भाषा और भारतीय सांस्कृतिक चेतना के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 9 में कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 9। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट हमसे सबसे पहले जो पूछा गया है वो हमसे पूछा गया है हमारा टिप्पणी कीजिए। तो टिप्पणी कीजिए स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन है ये आपका डेफिनेटली एग्जाम में आता ही है। तो आपसे कुछ ऐसे टॉपिक दे दिए जाएंगे जिन पर आपको टिप्पणी करनी होती है। तो हम यहाँ पर 3 टॉपिक लिए हैं तो उन 3 टॉपिक पर टिप्पणी करेंगे। तो सबसे पहला जो रहने वाला है वो रहने वाला है अन्य हिंदी सेवी संस्थाएं, सेकंड आरंभिक पत्र, थर्ड साहित्यिक पत्रिकाएं। तो चलिए एक एक करके तीनों पर टिप्पणी लिख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है अन्य हिंदी सेवी संस्थाएं। तो स्टूडेंट हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार में जो हिंदी सेवा संस्थाएं है तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये जो संस्था थी इन्होंने हिंदी भाषा को शिक्षा, साहित्य और राष्ट्रीय जीवन से जोड़ा। तो इसमें अगर हम बात करें हमारी 4 प्रकार की जो संस्था आती है। फर्स्ट आती है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जिसने हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार किया। सेकंड आती है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जिसने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। थर्ड आती है केंद्रीय हिंदी संस्थान जिसने हिंदी शिक्षण और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया। फोर्थ आता है साहित्य अकादमी जो कि एक पुरस्कार है, इसने हिंदी साहित्य के सृजन और आलोचना को प्रोत्साहन दिया। तो ये जो सारी संस्था थी इन्होंने मिलकर ही हिंदी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया। तो यही था हमारा अन्य हिंदी सेवी संस्थाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आरंभिक पत्र। तो आरंभिक पत्र स्टूडेंट जो है वो हमारा हिंदी पत्रकारिता के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो इसने ही हिंदी को जनभाषा बनाया और सामाजिक चेतना को जागृत किया। तो आरंभिक पत्रों में जो सामाजिक सुधार हो गए, जो शिक्षा हो गए या राष्ट्र जागरण हो गए, इन सभी पर बल दिया गया। इन्होंने ही विदेशी शासन और सामाजिक कुरीतियों की आलोचना करी। तो ये जो भाषा होती थी इनकी वो सरल और जनसुलभ होती थी ताकि जन जन तक के पहुंच सके और हिंदी गद्य के विकास में इनका विशेष योगदान रहा है। तो इन आरंभिक पत्रों ने ही हिंदी पत्रकारिता की नींव को मजबूत किया है। तो यही था हमारा आरंभिक पत्र। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है साहित्यिक पत्रिकाएं। तो जो साहित्यिक पत्रिका है स्टूडेंट इसने समाज और साहित्य इन दोनों के बीच में एक पुल का कार्य किया। तो ये जो पत्रिकाएं थी केवल साहित्य तक ही ना रहकर जो सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन है उससे भी ये जुड़ी रही। यहाँ पर जो कविता, कहानी, निबंध है उनके माध्यम से आलोचना की गई और नए साहित्यकारों को नया मंच भी प्रदान हुआ। तो सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं पर भी वैचारिक लेखन लिखे गए और साहित्य के माध्यम से जन जागरण का कार्य भी किया गया। तो जो साहित्यिक पत्रिकाएं है वो हिंदी साहित्य के विकास और सामाजिक चेतना के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसीलिए जो साहित्यिक पत्रिकाएं है वे इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यही थी हमारी साहित्यिक पत्रिकाएं जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे हिंदी की प्रमुख संस्थाएं एवं पत्र पत्रिकाएं सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो याद रखो हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिववे। तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स बन सकते हो आप फ्री नोट्स के।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिव वे के विनर्स। टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।